राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने एक खूबसूरत और शानदार मेहमान के साथ। लेकिन आज जो मेहमान है, इससे पहले कि मैं उनका तारुफ या उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊं, उनके बारे में कुछ बातें मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। वो एक बहुत ही खूबसूरत गायिका हैं, उतनी ही वो विद्वान भी हैं, उतनी ही उनकी स्टडी भी है, प्लस उसके साथ साथ उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो डाई हार्ड फैन फॉलोइंग है। उनके प्रशंसक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं और एक बड़ी क्लास उनकी प्रशंसक है। एक कहते हैं, एक होता है मास का सिंगर, एक होता है क्लास का सिंगर, लेकिन ये ऐसी सिंगर है जिन्होंने क्लास और मास दोनों के बीच में से अपनी एक शानदार ऑडियंस तैयार की है। कोरोना काल में जबकि सब लोग घर पे बैठे थे, उन्होंने अलग से एक डिजिटल पूरा एक अंपायर खड़ा कर दिया अपनी ऑडियंस का और सभी बहुत एंजॉय करते हैं उनको। लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन प्लीज वेलकम तृप्ति शाक्या। नमस्कार तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो में। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, थैंक यू। इस पेंडेमिक में हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए ऐसा, तो अचानक एक यूरेका हुआ और लगा कि एक ऐसा हम लोग ऑनलाइन एक शो स्टार्ट करें, टॉक शो, जिसमें कि एटलीस्ट हम लोग जो दिग्गज हैं हमारे मनोरंजन जगत के, कला जगत के, प्लस उद्योग जगत के या समाज सेवा से जुड़े लोग, उनको हम लोग एक मंच पे लाके एटलीस्ट लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा और जानने का अवसर प्रदान करें, आपकी जो ऑडियंस है वो और आपके क्लोज आ जाए, ऐसा प्रयास है हम लोगों का। जी, बहुत और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, माय प्लेजर। एंड एज अगर हम कला क्षेत्र की बात करें तो आपके ढेरों फैन हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी आपकी बहुत पसंद है। मैंने आपका YouTube चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अपडेट मेरे पास आते रहते हैं जैसे ही कुछ लोड होता है। एंड रिसेंटली मैंने देखा कि डिजिटल में भी आपने कुछ बदल दिया है। एक तृप्ति शाक्या की इमेज बड़ी ना, बहुत ही एकदम एक सीधी सादी लड़की, एक बहुत वीर गंभीर, कि पता नहीं, अचानक से मैंने आपका एक नया फोटो देखा जीन्स और शर्ट में, क्लासी, और जैसे ऋचा शर्मा जी ने एक साथ अपना जो मेकओवर किया, तो मैं चौंक गया। मैं ये अचानक से आई सेड ओ शी इज तृप्ति शाक्या। तो आपके जो नए प्रयोग हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, आज कुछ और हम लोग पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे उस किताब की। आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ यू स्टार्ट योर म्यूजिक कैरियर। ये इसके लिए मैं यही कहूंगी कि मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। इट वाज जस्ट, इट ऑल जस्ट हैपेंड, यू नो। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं गा रही हूँ और मेरी फैमिली में देयर इज नो म्यूजिक बैकग्राउंड, कोई नहीं है। मुझसे पहले इस क्षेत्र में कोई भी नहीं रहा। पर ये बस यूं समझ लीजिए कि शायद ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। और कलाकार के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि कलाकार बनते नहीं, पैदा होते हैं। तो आई वॉज बोर्न एन आर्टिस्ट। सो मैं जब गाना गाती थी, बहुत छोटी थी, तो रेडियो पे सुन करके गाने एज इट इज मैं जब गाती थी, तो मेरे पेरेंट्स को बड़ा सरप्राइजिंग लगता था कि हाउ कम, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना परफेक्ट कैसे गा सकता है। तो बस ऐसे ही करते 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 शुरुआत हो गई और फिर मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि हाँ, शी हैज सम टैलेंट इन हर। और उसके बाद मेरे फादर के जो भी कलीग्स घर पे आते थे, तो पापा हमेशा बोलते थे, बेटा गाना सुनाओ अंकल को, गाना सुनाओ अंकल को। तो मुझे जो भी गाने उस समय याद होते थे तो मैं सुनाती थी। तो सब पापा के फ्रेंड्स, सबने पापा को एडवाइस किया कि आपकी बेटी की आवाज बहुत अच्छी है, आप प्लीज इसको म्यूजिक फील्ड में ही आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। और वही हुआ। जैसा तृप्ति हम लोगों ने देखा है, जब आप में कोई एक्स्ट्रा बहुत पॉजिटिव एक टैलेंट होता है
तो आप जब अपने स्टडी टाइम में जब स्टडी कर रहे होते तो आपको कई जगह प्रिविलेज मिल जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, बाकी और क्लासेस में या कोचिंग में। तो आप अपने स्टडी टाइम का कोई भी ऐसा एक लम्हा आप शेयर करना चाहोगे कि बिकॉज ऑफ योर दिस टैलेंट और आपको वो प्रिविलेज मिला? यस, मैं जब स्कूल में थी तो मैं बहुत फेमस थी अपने स्कूल में। मुझे सब सिंगर नाम से ही बोलते थे। मेरा नाम नहीं, मुझे सिंगर, अरे वो सिंगर जा रही हो, सिंगर। मैं हर फंक्शन में, हर उसमें पार्टिसिपेट करती थी और गाने में हमेशा गाती थी। और इसकी वजह से स्कूल टीचर्स मेरे बहुत फैन हो गए थे। बचपन से ही उनको मेरे गाने बड़े अच्छे लगते थे। तो आई वाज़ लाइक जैसे मुझे कभी पनिशमेंट भी मिलती थी, तो बहुत टीचर्स जो मुझे ना बड़ी रियायत करके पनिश करती थी कि अरे नहीं, ये तो बेचारी बहुत अच्छा गाना गाती है। इसको बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं, इसको लाइट पनिशमेंट दे कर के इसको छोड़ दो, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। तो गाने की वज़ह से मुझे मेरी पनिशमेंट्स कम हो जाती थी और बहुत सारी चीज़ों में मुझे रियायत मिलती थी। एंड आई मतलब एक प्रिविलेज मुझे मिलता था एक एक सिंगर होने का स्कूल में। तो सब टीचर्स की मैं फेवरेट थी। और सिर्फ गाना ही नहीं, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे डांस हो, क्विज कंपटीशन हो, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल एक जो पैकेज था ना, वो सब कुछ मेरे अंदर था, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस थी। तृप्ति, एक और सवाल हो सकता है, इस सवाल का जवाब देना भी आप पसंद ना करो। हो सकता है कि आपको इस सवाल ही न लगे, बोले दुष्यंत जी क्या सवाल हुआ, बट ये मेरा अपना एनालिसिस है एज अ सिंगर, एज कंपोजर, एज एन डायरेक्टर, एज एन इंडस्ट्री। आपको और आपके समकालीन जो सिंगर्स और फीमेल, मुंबई इंडस्ट्री में एक ग्रुप बना रहता है जी, सिंगर्स का भी, डायरेक्टर्स का भी, प्रोड्यूसर्स का भी, आर्टिस्ट का भी। वो एक ग्रुप, एक और वो से दोस्ती बोलेंगे, सिंपल है, वो हर जगह रहता है, कहीं भी हुआ। अब अचानक से एक हम अगर बात कहें तो नॉर्थ इंडिया से एक तूफान उठता है और एक एक भजन बहुत फेमस हो जाता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, और उसको गाती हैं तृप्ति शाक्या। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम आई वाज इन मुंबई। तो आज की डेट में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं समझता हूं कि वो, और ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, बहुत दे रहे, स्टिल यू आर सिंग वेल, कंटिन्यू। आपका मैं देखता हूँ हर तीसरे चौथे दिन एक गाना मार्केट में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से आप कंटिन्यू गा रहे हैं। लेकिन उस समय ये एक वो प्रचलित कर दिया गया कि ये भोजपुरी गाती हैं, भोजपुरी सिंगर। ऐसा मेरा अपना सुनने, जो मैंने सुना, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपकी शुरुआत, जो आपका जो हिट था वो भोजपुरी नहीं था, दैट वाज हिंदी। बट उसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि दैट टाइम यू आर नॉट स्टेइंग इन मुंबई, तो आपका एक कम्युनिकेशन गैप भी मान सकते हैं। बट क्या आपको इस बात का एक टीस है कि जिस ग्रुप में या जिस एरा में आपको बहुत टाइम पहले बहुत क्लासी तरीके से एंट्री मिल जानी चाहिए थी, जो कंपोजर्स को आपको एक एक अंडरस्टूड करना था, गवाना था, तो उसमें कहीं ना कहीं या आपकी वजह से चूक हुई, या वो ग्रुपिज्म की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी ना चीजों के पीछे भागी नहीं। आई एम अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। मुझे लगता है कि कामयाबी का मतलब ये नहीं कि मतलब जो भी आपने सोचा हो वो सब कुछ मिल जाए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज कि आपने जो ना सोचा हो वो आपको मिल जाए। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना भी बड़ा नाम हो जाएगा, कि चर्चा एज अ भजन सिंगर लोग पूरे देश दुनिया में लोग जानेंगे। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था तुषार जी मेरा कोई एल्बम इतना भी हिट होगा। हाँ, मुझे ये शौक था कि मुझे सिंगर बनना है, एक सफल गायिका बनना है, और वो मैं बन गई। और उसके बाद जब मेरा कभी राम बन के कभी श्याम बन के एल्बम रिलीज हुआ, उसकी जो प्रसिद्धि, जो ख्याति मुझे मिली, इट वाज अनबिलीवेबल। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई गाया हुआ अपना एल्बम इतना पॉपुलर होगा। एंड उसके बाद से मुझे लगा कि दिस इज द सक्सेस, दिस इज द ह्यूज सक्सेस, जिसके पीछे पता नहीं लोग कितनी मेहनत करते हैं यहाँ तक आने आने के लिए। एंड वो मुझे अपने आप मिला।
बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली और उसका मुझे रिवॉर्ड मिला। तो मैं कभी चीज़ों के पीछे भागती नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं मिला तो मुझे उसका गिला हो। मैंने बहुत सारा काम किया है और सिर्फ़ डिवोशनल ही नहीं, मैंने फ़ोक सॉन्ग्स गाए हैं, मैंने गज़लें गाई हैं, मैंने यस हिंदी यस यस। मैंने हर तरह के जॉनर के गाने गाए हैं, बट इसका मुझे बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग में जिस मुकाम पर होना चाहिए था, वहाँ नहीं। मुझे इस बात का आपने, अफ़सोस बिल्कुल आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने एक और काम किया है, वो आपको जी, शायद नहीं मालूम होगा, आज मैं आपको बताता हूँ। आपने नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रीय सिंगर्स के लिए मुंबई माया नगरी के द्वार खोल दिए। आपने साबित किया कि यहाँ रहते हुए भी आप यस, ग्लोबली गा सकते हैं, ग्लोबली परफॉर्म कर एक्चुअली सकते हैं। मेरे ख्याल से नॉर्थ की अगर बात करूं तो मैं आप यही शायद यही बात मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी कि मैं अपने इलाहाबाद में रहते हुए जो नाम कमाया, शायद मुंबई में बहुत से सिंगर्स ऐसे होंगे जो सालों से रह रहे हैं बट उन्होंने वो नहीं अपनी कमा पाए। कोई छवि नहीं बना पाई, उपलब्धि नहीं वो हासिल कर पाए। तो आई एम वेरी लकी इनफ और मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं हमेशा इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो भी मुझे मिला उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तृप्ति, आपको देश ने, समाज ने, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया आपको, और शायद आप उन बिगनर्स स्टार्स में से हैं जिनका कि जिन्होंने जिन क्षेत्रीय तौर पे रहते हुए और ओवरसीज में परफॉर्मेंस देना शुरू किया। जी, बहुत बड़ी बात होती थी तो फॉरेन जाना ही, लेकिन परफॉर्म करना तो और भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो आप शायद बिगनर्स वाले हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। ये सब तो अभी बहुत होने लगा, लेकिन पहले तो रेयर होता था अपना। आप मुझे एक बात बताइए, बतौर कलाकार आपने यहाँ की ऑडियंस को भी देखा है, वहां की ऑडियंस को भी देखा, और आज आपने लाइव शोज और प्लेबैक सिंगिंग दोनों को इक्वली निभाया है। जनरली मैंने, मेरी बहुत सारी, आपके भी, मेरे बहुत कई दोस्त हमारे पैरेलल हैं, तो हाँ, वो शोबिज में ज्यादा गए तो उनका प्लेबैक बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन आई नो। आपका ईश्वर कृपा से वो दोनों चलता रहा। आपको जो फॉरेन में जो माहौल मिलता है, आप जो संगीत जो माहौल देखते हैं और हुँ। यहाँ जो माहौल है, उसमें आपको क्या अंतर नजर आता देखिए, लाइव सिंगिंग की यदि हम बात करें तो लाइव सिंगिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। अगर हम ये कहें कि हर प्लेबैक सिंगर एक बेहतर लाइव परफॉर्मर हो सकता है? है, वो नहीं हो दिस इज़ सकता। इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो अगर आप अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ वेरी गुड लाइव परफॉर्मर एज़ वेल। तो मैं जब इंडिया से अब्रॉड गई परफॉर्म करने, कई देशों में मैंने परफॉर्म किए और वहाँ जब मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया जस्ट बिकॉज़ कि मेरा जो परफॉर्म करने का तरीका है या जो भी जिस भी तरीके से मैंने परफॉर्म किया दे लव्ड इट लाइक एनीथिंग और शायद उन्हें लगा कि मतलब उन्होंने ऐसा सिंगर शायद कभी देखा नहीं जो इतना ज़्यादा पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करके या पब्लिक को इन्वॉल्व करके परफॉर्म करता हो। शायद उनके लिए ये नई चीज़ थी व्हाटएवर जो भी उनका सोचना था बट दे बिकेम माय ह्यूज फैन कि आपके जैसा परफॉर्मर नहीं देखा। मतलब इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के उनकी तरफ से बातें जब आती थी तो आई रियली यूज्ड टू फील सो हैप्पी, सो प्राउड कि कम से कम अ, मुझे भगवान ने ये टैलेंट दिया है कि आई कैन हैंडल माय स्टेज और किसी भी तरह की ऑडियंस हो आई कैन मैनेज। तो बड़ा मज़ा आता है फॉरेन में प्रोग्राम करने का। एक और ख़ास बात होती है कि वहाँ पे लिमिटेड ऑडियंस होती है एंड वहाँ पे जब भी कोई इंडिया से परफॉर्म करने जाता है, तो उनको लगता है कि उनके अपने घर से कोई गेस्ट आया है, तो वो मतलब आपको क्या ना कर दें, इट इज़ लाइक दैट कि बहुत सारा प्यार मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में हमें प्यार नहीं मिलता, बट इंडिया से कहीं ज़्यादा प्यार हमें फॉरेन कंट्रीज़ में परफॉर्म करने के बाद मिलता है बिकॉज़ उनके लिए अपने देश से आया हुआ कोई बंदा होता है, उनके लिए बिल्कुल अलग अलग फीलिंग होती है कि उनके अपने देश से कोई उनके देश में दूसरी कंट्री में परफॉर्म करने आया है। तो कुल मिलाकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब्रॉड में परफॉर्म करने का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इतनी अच्छी ऑडियंस कि वो खाना-पीना भूल करके सिर्फ़ प्रोग्राम सुनते हैं एंड दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस एट ऑल। तृप्ति शाक्या के गाने तो हम लोग खूब सुनते हैं, खूब नए गाने सुनने को मिलते हैं, और अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल भी जो लॉन्च किया है उसमें भी आप कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप खूब एक्टिव हैं और बड़ा शानदार एक कम्युनिकेशन करते हैं, और आपका कम्युनिकेशन बड़ा विद्वता से भरा रहता है।
लगता है हम किसी एक लेगेसी वाले आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, एक विद्वान आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं आपको वॉच करता हूँ और मैं अपने जो इसको शो को जो लोग देखते हैं उनसे ही बोलूंगा, अगर आपको इस खूबसूरत प्यारी सी सिंगर को पकड़ना है तो आप इन्हें सोशल मीडिया पे जाके पकड़ सकते हैं, इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, तृप्ति शाक्या को कौन से गाने अच्छे लगते हैं और उनका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरी शुरुआत जब हुई थी वो फिल्मी गानों से हुई थी। मैंने जब होश संभाला मैं फिल्मी गाने गाया करती थी, खासतौर से लता जी के गाने। और बचपन से लता जी मेरी बहुत बड़ी आइडियल रही हैं और आशा जी भी। क्योंकि दोनों सिंगर्स मतलब मैं दोनों सिंगर्स में आप कंपेयर नहीं कर सकते हु इज़ द बेस्ट। वो दोनों एक से में एक बढ़ के अलग वाली, क्वालिटी करेक्ट। है। लता जी की अगर मेलोडी है तो आशा जी की टेक्निकैलिटी वर्सेलिटी, वर्सेलिटी बहुत है, दोनों इतनी कमाल के सिंगर्स हैं और मैंने बहुत वर्सेटाइल। यस। सच में उनके गानों को सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आशा जी की टेक्निकल गायकी और लता जी की मेलोडियस गायकी से मैंने बचपन से सुन के इतना कुछ सीखा कि मुझे लगा कि अगर कोई भी नया सिंगर इनके गानों को ध्यान से सुन ले तो आधा सिंगर तो वो ऐसे ही बन जाएगा। ट्रूली स्पीकिंग। आप कोई लता जी का एक फेवरेट गाना गुनगुना के सुनाएंगे जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के बेहद करीब? जी हाँ, ज़रूर, ज़रूर सुनाऊँगी। लता जी का एक गाना जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं सुना रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे अभी सेकंड लाइन ही नहीं है दिमाग में। ये गाना इतना बखूबी गाया है लता जी ने। ये इतना एक्चुअली खूबसूरत गाना है ना, और जो आप जिस जिस डेडिकेशन और इतनी श्रद्धा के साथ इसे गाने का जो आपका अंदाज है, वो मैं आई कैन फील कि जब आप मंच पे ऐसे परफॉर्म करते हो, आप जब गाते होंगे तो ऑडियंस को कितना अच्छा लगता होगा। एक मुझे मैं जरूर सुनना चाहूंगा तृप्ति शाक्या से, उन्होंने अब तक जितने गाने गाए हैं, मैं हिट या जो बहुत ज्यादा हिट नहीं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दिल के करीब सबसे करीब गाना कौन सा है जो तृप्ति शाक्या ने गाया है, जो पब्लिक डोमेन में मेरा है? मेरा अपना गाया हुआ मेरा फेवरेट सॉन्ग अगर कोई भी पूछता है तो मेरे लिए वैसे तो मेरे सारे गाए हुए गाने मेरे फेवरेट हैं। लेकिन जिस गाने से मुझे लोग जानते हैं, वो गाना मेरे जीवन का सबसे फेवरेट सॉन्ग है, कभी राम बन के कभी श्याम बन मैं चाहूंगा उसकी दो लाइन के। आप जरूर सुनाएगा के। डेफिनेटली। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। एक ऐसी प्यारी और खूबसूरत सिंगर जिसका कि हर वक्त संगीत के साथ गुजरता है, संगीत को उसने अपने अपने एक सांसों का एक हिस्सा बना लिया है। इस पैंडेमिक में जब वो बिल्कुल बंद हो गए घर में, जी तो उनके अंदर का जो स्पार्क था, जो कंटिन्यू पब्लिक में ब्लश कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, वो जो लड़ाई आपकी जो इवन जारी है या जो रही, वो कैसी रही? अपना कैसे, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, एंड अपने आप को आपने कैसे समझाया, कैसे संजो के रखा एज एन आर्टिस्ट? शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई एक्चुअली, क्योंकि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम सब अपने अपने घरों में
कैद हो जाएंगे, हम अपनी ऑडियंस से दूर हो जाएंगे, रूबरू हमें परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। एंड इट वाज रियली सैड फॉर अस, क्योंकि हमारी तो लाइफ लाइन है, स्टेज पे परफॉर्म करना इज अ लाइफ लाइन फॉर फॉर अस। और उससे दूर होना मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एकदम जिंदा लाश के समान हो जाते हैं अगर हम अपने देश के नहीं हैं, हमें ऑडियंस नहीं है हमारे सामने, जी लाइक मतलब नथिंग। तो वैसी ही फीलिंग थी फॉर सम टाइम। ऐसा लगा कि कैसे पार होगा ये समय और क्या होगा, कैसे करेंगे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा, फिर हमने, हाँ, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फिर एट लीस्ट यू इंटरेक्ट विद द पीपल अचानक से ध्यान आया कि ये तो हमारा हमारे पास इतना बढ़िया सोर्स है, इतना बढ़िया मीडियम है कि हम अपनी ऑडियंस तक बड़े इजीली पहुंच सकते हैं, दैट टू कॉस्ट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया पर आते हैं और सोशल मीडिया के ही जरिए अपने अपने गानों को, अपने संगीत को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो बस एक अंदर से ही इंस्पिरेशन आई और मैंने कुछ गाने भी बनाए पैंडेमिक के दौरान, फॉर फॉर द अवेयरनेस कि स्टे होम, स्टे सेफ। यस यस यस, कोरोना के लेके भी आपने गाना बनाया, मैंने मुझे वो स्टिल सब भी किया मैंने। और फिर करते करते इतना इंटरेस्ट आने लगा, इतना मजा आने लगा जब हम फेसबुक लाइव या इंस्टा लाइव करके अपनी ऑडियंस को मतलब फील करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। उनके कमेंट्स पढ़ते थे तो एक अलग ही एनर्जी हमें मिली। और बस सोशल मीडिया ने हम कलाकारों को जीवित रखा है। फेसबुक पे एक आपकी लाइव जुगलबंदी देख रहा था आपने, मतलब एवरग्रीन सॉन्ग है, मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं भी बहुत गाता हूँ उस गाने को। मैं चाहूंगा उसका एक आप स्थाई मेरे साथ गाएं। वो गाना जी था एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गा रहे थे, तो मैंने वो पूरा देख के एंड आप, तो मैं चाहूंगा वो आप गुनगुनाएं और मैं उसका एक स्थाई स्थाई मैं आपके से स्थाई, पहले आप गाएं फिर मैं गाता हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, वाह वाह, मौजों की रवानी है, वेरी गुड। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक एक प्यार का नगमा है, वाह, मौजों की रवानी है। बहुत बहुत खूबसूरत। और जब आप इन गानों को गाते हैं, लाइव गाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं आप उन सिंगर्स की वॉइस के साथ जस्टिफाई तो करते हैं, लेकिन मुझे एक जो खास बात नजर आती है उसमें, आपको बहुत आपके दोस्तों ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, मैं भी देता हूँ, वो मुझे उसमें तृप्ति शाक्या बिल्कुल अलग खड़ी नजर आती है। आपका जो अपना जो अंदाज है गाने का, उसे जीवित रखना इतने लेजेंडरी गानों में, ये आपको एक सिंगर्स की भीड़ में से अलग खड़ा कर देता है। एनीवेज, थैंक्स फॉर दिस मोमेंट। आप मुझे बताइए भी, और तृप्ति शाक्या के आने वाला क्या क्या है डोमेन मार्केट में एज सिंगर? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर लाइंड अप अभी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाए। बट स्टिल कुछ कुछ काम हो रहा है, कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा एक सपना है कि मैं अपनी आवाज के जरिए, अपने गानों के जरिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करूं। और अवेयरनेस हमारे समाज में पनप रही कुरीतियों के खिलाफ है। समाज में जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज को लेकर हो, चाहे बेटी के लिए जो भावना है लोगों में, कभी कभी बोझ समझा जाता है। तो इस तरह की बातों को अ, कम किया जा सके, इस तरह की भावना को खत्म किया जा सके, इसके लिए ऐसे गाने मैं बनाना चाहती हूँ और गाने बना करके लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि सुन करके थोड़ा सा भी अगर सुधार होता है तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो यही मेरा एक इस समय
प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं ऐसे, और एक के बाद एक सब गाने करूंगी। एक गाना मैंने रिलीज किया था, बेटी राज आई राज दुलारी, जो बेटियों को मैंने डेडिकेट किया था, कि जिस तरह से बेटा पैदा होता है तो उसके पैदा होने पर बहुत खुशी मनाई जाती है, बट बहुत से घरों में जब बेटी पैदा होती है तो कोई धूमधाम नहीं, कोई खुशी नहीं मनाई जाती, बहुत ही उनको लगता है कि ये क्या हो गया। तो इस तरह की फीलिंग मुझे कहीं न कहीं बहुत हर्ट करती थी, इस तरह की बातें। तो मैंने गाना बनाया, बेटी के लिए सोहर गाया, कि बेटों के लिए सोहर गाते हैं तो बेटी के लिए क्यों नहीं गाया जाए? तो मैंने वो गाना बनाया। मैं 2 लाइन उसका सुनाना चाहूँगी। जरूर जरूर। बधाई हो आई राजकुमारी, बधाई हो आई राजकुमारी, मम्मी पापा की अखियों की प्यारी, मम्मी पापा की राज दुलारी, बधाई वाह वाह। हो आई राजकुमारी, बधाई हो आई राजकुमारी। इसको नाम हम लोग दे देते हैं बिटियाओं की बंदिश। मुझे लगा मैं कोई बंदिश सुन रहा हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत, इट्स अ ब्यूटीफुली कंपोज, बहुत शानदार। तृप्ति, आप देखा जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले कलाकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आइकन है। आपको देख के उन्हें हिम्मत मिलती है कि जब ये बन सकती हैं तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल बन आप जो ये जो नए जो कलाकार आ रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी आज के जबकि काफी बदलाव आ गया है हर चीज में, तो आपकी एज अ सिंगर या एज अ सीनियर आर्टिस्ट आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो किस वे से आके दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडस्ट्री और इन शो बिजनेस? जी, दुष्यंत जी, अभी एक बाढ़ सी आई हुई है कलाकारों की, मतलब अब कमी नहीं है। मुझे लगता है कि जब जिस दौर में मैंने शुरुआत की थी, उस दौर में माँ-बाप चाहते नहीं थे कि उनके बच्चे संगीत के क्षेत्र में जाएँ या फ़िल्म के क्षेत्र में जाएँ। उनको लगता था कि बच्चे पढ़ाई-लिखाई करके कुछ इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बने, और मैं उसी दौर से आई हूँ। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने जी जी, मुझे बड़ा सपोर्ट है किया। आपका मुझे सपोर्ट किया, मेरे करेक्ट। टैलेंट के अनुसार मुझे सपोर्ट किया। पर आज काफ़ी बदलाव है समाज में। आज पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए हैं, और अब वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाएँ, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे फ़िल्म में अभिनय करने की बात हो, चाहे जिस भी तरीके से वो अपना करियर बनाना चाहें, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं बहुत से सिंगर्स को देखती हूँ कि उनके अंदर बहुत जल्दबाज़ी होती है कि बस किसी भी तरह से नाम हो जाए या किसी भी तरह से उनको बड़ा-सा ब्रेक मिल जाए, और उसके लिए वो ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे कितनी कितनी मेहनत करनी समस्या, होती जी है, जी। या कितना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आज बस यही एक कमी है आजकल के युवा सिंगर्स में, कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्यादा पाने ज्यादा गेन करना चाहते में कई बार वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। इसलिए मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि पहले अपने आप को तैयार करें। अपने आप को इतना मांझ कर तैयार कर लें कि आप कहीं भी जाएँ, आपको कोई रिजेक्ट ना कर सके। तो अपनी तैयारी मज़बूत करिए, यानी कि आपको सीखना चाहिए। सीखने पे पहले ध्यान देना चाहिए। बाकी नाम तो आपका बाद में हो ही जाएगा। आप मेहनत करिए, सीखिए, और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाइए। आपको ज़रूर आपकी मंज़िल मिलेगी। हम एक ऐसी लड़की से बात कर रहे हैं जिसने अपने सारे सपनों को साकार किया, फिर भी कहते हैं ना कि कलाकार की भूख कभी खत्म नहीं होती। हर वक्त उसे लगता है कि सब मुझे और करना है और करना है। आपके कुछ हमने आने वाले प्रोजेक्ट्स की बातें की आपसे, आपने बताया भी आप ये गाना चाहते हैं, बट तृप्ति शाक्या का एक वो बड़ा सपना कौन सा है जो उन्हें लगता है कि नहीं अभी ये सपना मुझे पूरा करना? मुझे गज़लों का भी बहुत शौक है, और बचपन से मैं जगजीत सिंह साहब की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। शायद ही उनकी ऐसी कोई गज़ल होगी जो मैंने सुनी नहीं है। एक समय था कि मैं गज़लें सुनती थी तो ही मुझे नींद आती थी, और स्पेशली जगजीत सिंह जी की जितनी भी गज़लें हैं, उनका पूरा कलेक्शन था मेरे वो पास। कैसेट लगाते थे अपना टेप हाँ, रिकॉर्डर में, पहले कभी म्यूज़िक सिस्टम रील आता था रील उसमें। फंस जाती थी तो नहीं, रील नहीं, सीडी वाला जो आता था उसमें सीडी मेरे वाला, पास ओके 3 ओके। सीडी वाला प्लेयर था, तो ओके 3 सीडी
मैं लगा देती थी जगजीत सिंह की बैक टू बैक, वो अपना बजते करते थे रात भर। तो मुझे गजलों का बेहद शौक है। मेरा एक ड्रीम है कि मैं गजल में कुछ नया काम करूं और कुछ ऐसी गजल गाऊं जो मतलब सिंपल हो, सरल हो और बहुत इजीली लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि गजल की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि बहुत टिपिकल होती हैं गजलें, समझना मुश्किल होता है, आम पब्लिक को थोड़ा कम समझ में आती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ऐसी गजल गाऊं, गीतनुमा गजल टाइप की मैं गाऊं, ताकि लोगों को इजीली समझ में भी आ सके और लोग इजीली उसको कनेक्ट कर पाए। तो ऐसा मैं अभी प्लान कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, हो सकता है बहुत जल्द। मेलोडी के आसपास रखना चाहते हो जी हाँ, हाँ? बिल्कुल। अपने संगीत को ग्रेट। कृति, आपने सारे सवालों का, कुछ जो हमारी जिज्ञासाएं थी उनका बड़ी बहुत ही सुंदर रूप से जवाब दिया। और मुझे लगा नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगा मैं कोई एक कहानी सुन रहा हूँ, बैठे बैठे ना हम लोग बातें कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये बचपन में बड़ी कहानियां सुनी होंगी, कोई ऐसी कोई कहानी या कोई इंसिडेंट आप हमसे शेयर करना चाहोगे? आपकी आपकी दादी के साथ हो, आपकी नानी के साथ हो, या आपकी मम्मा के साथ हो, एक इंसिडेंट जो अपना आप खूबसूरत सा आप अगर शेयर करना चाहें तो मैं जरूर सुनना चाहूँ। मैं जब छोटी थी तो स्कूल्स की जब छुट्टियां होती थी, समर वेकेशंस होते थे, तो हम लोग मम्मी के साथ, मैं हम लोग दो सिस्टर्स हैं, हम दोनों बहनें मम्मी के साथ गांव चले जाते नानी के यहाँ। क्योंकि वहां हमें बड़ा मजा आता था, वहां खेतों में हरी हरी मटर लगी होती थी, जो भी उस समय सीजन की चीजें होती सीजन थी, होता हमें था। खेत में जाकर खेत से तोड़ तोड़ के जो खाने का एक मजा होता था ना, उसकी बात ही अलग थी। और मेरे नाना जी बहुत ही प्यारे थे। वो उनको चाय पीने का बड़ा शौक था, और जब हम लोग जाते थे, हम लोग भी चाय पीने के शौकीन थे, तो बड़े प्यार से चाय बना के पिलाते थे। और आपको मालूम है, बकरी के दूध की चाय हमें, हाँ हाँ जी जी। बचपन में मुझे मेरे नाना जी ने बकरी का दूध पिलाया है और बकरी के दूध की चाय पिलाई है। क्योंकि मैं पहले बहुत कमजोर बचपन में, आज तो पतले होने के लिए जतन तो करती आज रहती जो ये बुलंद आवाज है, कहीं ना कहीं इसके पीछे आज मुझे राज पता लगा। आज हूँ। सभी लोगों को, तृप्ति शाक्य के प्रशंसकों को, कि वो नाना जी के यहाँ की जो बकरी का जो दूध जो इन्होंने पिया है, ये ताकत वो है, ये गले में जान वो है। जी हाँ, और बाय गॉड्स ग्रेस वो बकरी का दूध आज भी मेरे काम आ रहा है, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती, टच वुड। ये उसी की, मेरे नाना जी की बकरी थी, और उसका दूध जो मैंने पिया है वो आज भी मुझे बिल्कुल उससे स्वस्थ रखा हुआ है। तृप्ति, आपसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे अनछुए पहलू। और आज ये चिट चैट शो का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो ऑडियंस है, जो आपके फैन है, जो आपके प्रशंसक हैं, उनको कुछ ऐसी बातें आपके बारे में पता लगा कि जब आपके गानों की तो बात करते ही हैं, जब वो गुदगुदाने हंसने वाली बात हो तो वो यही बात करें, अरे देखो वो सिंगर ऐसे हुआ था, वो सिंगर ऐसे हुआ था। तो आप क्योंकि एक आइकन है, एक एक अपने एक जो यूथ जो आता है उसके लिए आप एक बड़ा, एक देखा हाँ, जाए तो अनुसरण का एक सब्जेक्ट है उनके लिए। जी। तो आज आपने लम्हे हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत आभार। तृप्ति जी, इससे पहले हम इस एपिसोड का अंत करें, मैं चाहूंगा कि लता जी, जिनको कि आप एडमायर करते हैं, आप बड़ी सिस्टर की तरह से, गार्जियन की तरह से, अपनी गुरु की तरह से, उनका जो गाना, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, जिसकी दो पंक्तियां आपने तब हमें सुनाई थी, अभी लास्ट जब हम बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करके उसका एक अंतरा भी मैं सोच रहा हूँ जाते जाते उसका आनंद ले लिया जाए, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। जी हाँ, जरूर दुष्यंत जी। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए, बोझ होता जो गमों का तो उठा ही
तो उठाए कैसे, वाह, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे रस्में उल्फत को निभाए। जिंदगी बनियो बोझ तो उठाए कैसे, बहुत खूब। और ये इसको लता जी अच्छा गा सकती थी, और जो लिखने वाले थे वही ऐसा लिख सकते थे। आजकल ऐसा लिरिक्स भी नहीं मिलता। दोस्तों, आपने सुना तृप्ति शाक्या को, आपने जानी बहुत सी अनछुई बातें उनके पहलू को लेकर, उनके जीवन को लेकर। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी फिर एक और शख्सियत से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द डीसी शो। थैंक यू तृप्ति, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।